आज हम फिर कक्षा 12वीं का एक चैप्टर फलन लेकर के आए हैं। इस फलन में आज हम पढ़ेंगे फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक पुनराभ्यास फलन का जो परिभाषा है उस पर देखते हैं। मान लिया जाए दो अरिक्त समुच्चय है ए से बी, जिसमें फलन है एफ ए से बी में, जहां ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं। तो यहां ए है और ये बी है। इन दोनों के बीच में फलन एफ है। एफ वास्तव में एक नियम है जो इन दोनों समुच्चय के अवयवों को एक दूसरे से संबंधित करता है, जोड़ता है। यहां कुछ अवयव दिए गए हैं, इसी तरह से यहां पर भी एक अवयव है -1 -2 -3 -4 1 2, इस तरह से है। अब ये जो है ये किसी न किसी नियम से संबंधित हैं। तो जब हम एक चीज और देख लीजिएगा, इस फलन का यहां जो होता है इसके जो अवयव हैं वो कहलाते हैं प्रांत, मतलब समुच्चय ए के अवयव कहलाते हैं प्रांत, और समुच्चय बी के जो अवयव हैं ये कहलाते हैं सहप्रांत। इस नियम से ए के अवयव बी के अवयव से जो जिससे जुड़े होते हैं, वो कहलाते हैं, वो अवयव कहलाते हैं। इधर बी का जो अवयव होगा जो ए से संबंधित होगा, कहने का मतलब ये प्रांत का जो प्रतिबिंब होगा, जितने प्रतिबिंब होंगे वो कहलाते हैं परिसर। तो परिसर जो है कोसेट होता है सहप्रांत का, एफ का। ये इस तरह से होता है। इसको प्रदर्शित किस तरह से किया जाता है? एफ एक्स, जहां एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए है और वाई बिलोंग्स टू बी है। एक्स जो है एफ नियम से दूसरे समुच्चय के वाई से संबंधित है, उसको इस तरह से दिखा जाता है। वास्तव में यदि हम एफ एक्स कह रहे हैं तो भी हम परिसर को ही बोल रहे हैं, और वाई बोल रहे हैं तब भी हम उसी परिसर के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? बराबर है, माने परिसर को ही हम लोग बताते हैं। आइए देखते हैं क्या फलनों का संयोजन। फलनों के संयोजन में हम दो फलन की बात करते हैं, दो फलनों को संयोजित करते हैं। मान लिया जाए दो फलन दिए गए हैं। पहला फलन है एफ जो ए से बी में है, और दूसरा फलन है जी जहां बी से सी में है। तो फलनों का संयोजन को हम लोग दर्शाएंगे जी ऑफ एफ से, जो होगा ए से सी में। इसको इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि ए का कोई अवयव हो, मान लिया जाए एक्स है, तो जी ऑफ एफ एक्स को परिभाषित किया जाता है जी ऑफ एफ एक्स से। जी ऑफ एफ एक्स से सभी एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए। जैसे हम यहां कह रहे थे फलन में कि यहां जो होगा ये प्रांत होगा। जैसे मान लिया जाए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी। अब इन दोनों के बीच में फलन है एफ,
और इन दोनों के बीच में फलन है जी। इन दोनों फलनों को जब संयोजित करते हैं तो वो होता है जी ऑफ एफ, को इस तरह से परिभाषित किया गया है। जी ऑफ एफ जो है ए से सी है, तब ये कब कैसे संभव होता है? देखिए, ये मान लीजिए यहां कोई स्वच्छ अवयव है एक्स जो बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित है और उसको लिखते हैं एफ एक्स। ये अद्वितीय अवयव है, इसके अलावा कोई अवयव नहीं होगा फलन की परिभाषा से। अब हम ये कह रहे हैं कि जी फलन जो जी है उसका प्रांत है एफ एक्स, माने बी का जो अवयव है वह जी का प्रांत है। तो वो किस तरह से जुड़ेगा? ये जी एफ एक्स से मान लिया जाए, चूंकि ए से बी में कोई फलन है एफ, तो बी में ऐसा कोई ना कोई अवयव अवश्य होगा एफ एक्स जो एक्स से संबंधित है। और हम ये कह रहे हैं कि जी भी एक फलन है जो बी से सी में है, तो सी में एक अवयव अवश्य होगा जो एक्स बी के सदस्य से जुड़ा होगा, माने एफ एक्स से जुड़ा होगा। हम ये कह रहे हैं कि सी में एक ऐसा अवयव जरूर होगा जो सी से संबंधित होगा, जिसको जी ऑफ एफ कहते हैं। इस तरह से ये परिभाषा से संबंधित है। यहां पे समझना ये है, जी ऑफ एफ जो अगर है तो परिभाषित है इस तरह से, तो क्या होगा? एफ का जो परिसर होगा, ये परिसर एफ का परिसर जो होगा वह एफ का परिसर जी का प्रांत होगा, जी का प्रांत होगा या कोसेट होगा। जी के प्रांत का कोसेट, क्योंकि बी समुच्चय पूरा है ऐसा नहीं। एफ एक्स जो होगा वो जी का प्रांत होगा और बाकी जो जी का सब प्रांत जो है उसमें से कुछ छूट जाएंगे, कुछ छूट जाएंगे। तो ये और ये जो है सी जो है सप्रांत है, तो जी का परिसर, जी का परिसर, ये जी का परिसर होगा, वो सी का सबसेट होगा सप्रांत। यहां पर देखना हमको ये है कि एफ का परिसर जी का प्रांत कहलाता है, एफ का परिसर जी का प्रांत कहलाता है। और दूसरा ये जी ऑफ एफ का प्रांत, जी ऑफ एफ का प्रांत या जी ऑफ एफ का परिसर, परिसर जो होगा वो जी का परिसर होगा। ये जी का परिसर, जी का जो परिसर होगा वही जी ऑफ एफ का परिसर होगा। इसको समझ लेना, यदि जी ऑफ एफ का अस्तित्व तभी होगा जब एफ का परिसर जी का प्रांत होगा, जी का प्रांत होगा तब जी ऑफ एफ का अस्तित्व रहेगा, इस परिभाषा से। ऐसा ही एक दूसरा देखते हैं, दो तरह का हम पढ़ते हैं फलनों के संयोजन में। एक आपने पढ़ा जी ऑफ एफ और दूसरा होगा एफ ऑफ जी का परिभाषित कैसे करेंगे? मान लीजिए यदि तीन अरिक्त समुच्चय
ए बी सी है, तो मान ले जाए कोई फलन है जी जो परिभाषित है ए से बी में, और फलन एफ है जो परिभाषित है बी से सी में, तो एफ ऑफ जी जो होगा वो परिभाषित होगा ए से सी में। और इसको किस तरह से परिभाषित किया जाएगा? एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, जहां सभी x बिलोंग्स टू ए के लिए, सभी x बिलोंग्स टू ए के लिए। यहां पर क्या हुआ देखिए, ये कोई तीन अरिक्त समुच्चय हैं ए बी सी। अब यहां पर फलन है जी और यहां फलन है एफ, क्योंकि परिभाषा से क्या होगा देखिए, ये जी एक्स है, ये एक्स है, तो एफ ऑफ जी कैसे परिभाषित है? एफ ऑफ जी एक्स। ये जी एक्स जो है एफ का क्या बनेगा? प्रांत बनेगा। जी एक्स जो है एफ का प्रांत बनेगा, और यहां लिखा जाएगा ये एफ ऑफ जी एक्स। इस परिभाषा को समझ लेना है। यदि इस परिभाषा को आप समझ लेते हैं तो निश्चित रूप, अब इसमें क्या होगा देखिए, एफ ऑफ जी का जो प्रांत है, का प्रांत, क्योंकि ये एफ ऑफ जी कहां से कहां तक है? ए से सी में है, तो ए का जो अवयव होगा वो इसका प्रांत होगा। ए का प्रांत, एफ का प्रांत, जी का प्रांत, यहां जी है फलन, तो जी का प्रांत जो है एफ ऑफ जी का प्रांत होगा, और एफ का परिसर, जी का परिसर, जी का परिसर एफ का प्रांत होगा। ये इसके लिए आवश्यक है, एफ ऑफ जी के लिए आवश्यक है कि जी का परिसर जो है एफ का प्रांत होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तभी इसका अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। और इसी के आधार पर हमको आगे सवालों को हल करना है। सवाल देखेंगे, हल करते हैं। इसमें प्रश्न दिए गए हैं, माना f बराबर एक समुच्चय दिया हुआ है जो इस समुच्चय से इस समुच्चय तक है। दूसरा फलन दिया हुआ है g जो इस समुच्चय से इस समुच्चय तक है, और इसको परिभाषित किया गया है फलन f बराबर, जिनको क्रमित युग्म के रूप में लिखा गया है, 1 2 का, 3 5 के साथ, 4 1 के साथ संबंधित है। इसी तरह से g फलन में भी 1 3 के साथ संबंधित है, 2 3 के साथ संबंधित है, 5 1 के साथ संबंधित है। हमको ज्ञात करना है g ऑफ f, ज्ञात करना है। इसको जब हल करेंगे, हल, तो सबसे पहले हम जो परिभाषित है उसको पहले लिख लेते हैं। यहां f1 इज इक्वल टू, यहां से है f1 इज इक्वल टू 2, f3 इज इक्वल टू 5, f4 इज इक्वल टू 1, और इसी तरह से g1 इज इक्वल टू 3, g2 इज इक्वल टू 3 एंड g5 इज इक्वल टू 1। यहां से जो परिभाषित है उसके अनुसार हमने इनको लिख लिया है। अब देखें, यहां पर f का प्रांत इज इक्वल टू, f का प्रांत है 1 3 4, और f का परिसर है 2 1 2 5, ये परिसर है। इसी तरह से g का प्रांत दिया हुआ है
1 2 5 और G का परिसर दिया हुआ है 1 3। हमको निकालना है GOF। GOF फलनों के जो संयोजन है, फलनों के संयोजन की परिभाषा से G of f(x) परिभाषित होगा किससे? G of f(x) से। ये परिभाषित है, मतलब ये कि G का जो प्रांत होगा वो fx होगा और G of f का प्रांत होगा वो f का प्रांत होगा। G of f के लिए आप याद रखिएगा कि f का परिसर G of f के लिए क्या होना चाहिए? f का परिसर बराबर होना चाहिए G का प्रांत। ये f का परिसर है जो G का प्रांत बना है, तो इस तरह से होना चाहिए। तो यहां पर जो हम निकाले हैं उसमें देख लीजिए f का परिसर मतलब 1 2 5, ये कौन सा होना चाहिए? G का प्रांत होना चाहिए। G का प्रांत 1 2 5, ये दोनों कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये दोनों इक्वल है, यदि है तो इसका अस्तित्व है, GOF का अस्तित्व है, इसलिए GOF का अस्तित्व है। अगर ये अस्तित्व है तो इस परिभाषा से हम निकाल लेते हैं G of f। अच्छा, G of f का जो प्रांत होगा, G of f का प्रांत होगा वो f का प्रांत होगा। तो f का प्रांत क्या है? 1 3 5 है। तो G of f(1) इसको याद रखिएगा कि G of f का जो प्रांत होगा वो f का प्रांत होगा, f का प्रांत होगा। तो G of f(1) इस प्रांत को लेंगे, 1 के लिए निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, ये परिभाषा से G of f(1) ये हो जाएगा। f(1) जो है परिभाषित है किससे? 2 से, तो f(1) की जगह में 2 हो जाएगा G2। अब G2 भी परिभाषित है इससे 3 से, ये हो जाएगा 3। ऐसे ही G of f(3) इज इक्वल टू G of f(3). f(3) हमको परिभाषित है, f(3) की जगह में क्या आएगा? 5। और G5 किससे परिभाषित है? 1 से, 1। ऐसे ही G of f(4) ये परिभाषित है G of f(4) से। f(4) परिभाषित है 1, ये हो जाएगा G1, और G1 भी परिभाषित है 3। तो G of f क्या है? G of f बराबर हुआ 1 3 1 3। G of f का जो परिसर होगा वह G का परिसर होगा। तो G का परिसर यही से है। इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। यहां पर केवल इस हिस्से को समझने की आवश्यकता है, इसको समझना है, और इसको हम इस जो फलनों का संयोजन है उसकी परिभाषा से हम
बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जी ऑफ एफ एक्स को इस तरह से परिभाषित किया जाता है, जी और ये एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ओ को केवल हटा लिया जाता है, ओ के स्थान पर ब्रैकेट का चिन्ह लगाया जाता है। तो जी का जो प्रांत हुआ वो एफ एक्स हुआ, जी का प्रांत जो है, अब एफ का क्या है, एफ एक्स जो है परिसर है, तो एफ का परिसर, तो एफ का परिसर जी का प्रांत होना चाहिए। तो अगर इस को हम अगर समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से इसको निकालने में बिल्कुल आसानी होगी। यहां पर हमको ये भी समझ लेना है कि जी ऑफ एफ का प्रांत क्या होगा, तो एफ का प्रांत ही जी ऑफ एफ का प्रांत है। इसको समझ लीजिएगा और इसी के आधार पर अन्य सवाल हल होंगे। एक सवाल लेते हैं जिसमें प्रश्न दिया गया है, माना f बराबर आर टू आर और g फलन f है r से r में और g भी है r से r में, और इनको परिभाषित किया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 से। हमको दिखाना है कि एफ ऑफ g इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। इसको हल करते हैं तो फलनों के संयोजन से हमको की परिभाषा जो है उससे हमको ज्ञात है क्या कि एफ ऑफ जी एक्स जो है परिभाषित है किससे, एफ ऑफ जी एक्स से, ये परिभाषित है। तो जी एक्स के बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, और एफ एक्स भी परिभाषित है क्या, एक्स स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसी प्रकार से g ऑफ एफ एक्स फलनों के संयोजन से ये परिभाषित हो जाएगा क्या, g ऑफ एफ एक्स से। अब एफ एक्स जो है वो हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स की जगह में एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर, और जी एक्स भी हमको परिभाषित किया गया एक्स प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लें, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ।